गुड इवनिंग एवरीवन। एग्जाम ओरिजिनल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं तारेंद्र बेले आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते ही है कि इस टाइम हम लोग जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा की 10वीं यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उस चीज़ की तैयारी हम कर रहे हैं। आज हमारा ये चौथा लेक्चर है। 3 लेक्चरों में हम लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी है वो यूट्यूब चैनल पर हमारे डल चुकी है। आप अगर अभी तक वो क्लासेस नहीं देखे हैं तो पहले सारी की सारी 3 क्लासेस देखिए। और आज हमारी ये चौथी क्लास है। 3 क्लास के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो 3 क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया। पहली क्लास में तो इंट्रोडक्शन, हमें किस तरीके से हमारी पढ़ाई करनी है, किस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया। और लास्ट के जो 2 लेक्चर हैं उन 2 लेक्चरों में हम लोगों ने भारतीय निर्वाचन आयोग या केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में एक डीप स्टडी कर ली। आज के लेक्चर में हम लोग राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में स्टडी करने वाले हैं और राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में स्टडी करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, राज्य निर्वाचन आयोग और भारतीय निर्वाचन आयोग, इन दोनों से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, 2-3 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे। या अगर हम लोग देखेंगे कि मेंस में भी कौन कौन से क्वेश्चंस निर्वाचन आयोग से रिलेटेड जो आए हैं उन क्वेश्चनों को भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और साथ में ही एमसीक्यू लगभग 30 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊँगा। किससे संबंधित? भारतीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे, मैं आप लोगों के लिए लेकर आने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप लोगों का काम है कि आप लोग बहुत अच्छे से इन लेक्चरों को देखें, बहुत अच्छे से अपनी स्टडी करें। कोई डाउट है तो हम लोगों को डाउट लिखें, आप लोगों का डाउट क्लियर कराया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यू लगाते हैं, अगर आप क्वेश्चंस लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं लगाते तो इसके बाद मैं खुद ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, जो भी जितने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वो वाला लेक्चर देख के आपके जो एमसीक्यू वाला जो सेशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। 2 सेकंड, उससे पहले मैं पानी पी लूं। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले तो इस बात के ऊपर डिस्कशन कर लें कि सर भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया, तो राज्य निर्वाचन आयोग की आवश्यकता ही क्या है? क्या आवश्यकता है राज्य निर्वाचन आयोग की? क्योंकि हम लोगों ने भारतीय निर्वाचन आयोग एक केंद्र के स्तर पर भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी मैंने आपको पहले लेक्चर या सेकंड लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि भारतीय निर्वाचन आयोग कौन कौन से चुनाव संपन्न कराता है, और उसी दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि जो राज्यों के पंचायत के चुनाव हैं और राज्यों के जो नगरीय निकायों के चुनाव है, इससे भारतीय निर्वाचन आयोग या केंद्रीय निर्वाचन आयोग का किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। मैंने कहा था कि पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव के लिए संविधान में अलग से निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। और ये निर्वाचन आयोग जो है वो कौन सा है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। तो सर भारतीय निर्वाचन आयोग ही क्यों नहीं पंचायतों के चुनाव करा ले? क्यों हमें अलग से बॉडीज़ की आवश्यकता पड़ी? तो आप भी जानते हैं कि पंचायतों की जो संरचनाएं हैं, पंचायतें इतनी सारी, एक ही ज़िले में अगर आप लोग देखें तो बहुत सारी पंचायतें होती है, 500, 700, 1000 ऐसी पंचायतें होती है एक ज़िले में। और हर पंचायत में चुनाव कराना केंद्र, अब पूरे भारत देश 135 करोड़ की जनसंख्या में हर पंचायत में चुनाव कराना, वो भी 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, तो ये बहुत कठिन काम है। तो केंद्र के द्वारा कहा गया कि आप एक काम करिए, ये पंचायत और नगरीय निकाय से संबंधित जो भी अधिकार है हम राज्य सरकार को दे देते हैं, राज्य में एक निर्वाचन आयोग का गठन कर देते हैं। और ये राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसका काम होगा सिर्फ और सिर्फ पंचायत का चुनाव कराना और नगरीय निकाय का चुनाव करवाना। ठीक है, तो इतनी सारी बातें तो आप लोगों को समझ आई। ये सब समझाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत के जो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं महात्मा गांधी, या मैं कहूँ मोहनदास करमचंद गांधी, इनका हमेशा से ही एक विज़न होता था, हमेशा से ही एक इनकी जो सोच थी या इनकी जो विचारधारा थी वो ये थी
कि जो सरकारें हैं या मैं कहूँ कि जो शासन है या शक्ति का जो है वो विकेंद्रीकरण होना चाहिए। शक्ति के विकेंद्रीकरण से मतलब है कि जो शक्ति है वो गाँव को दी जाए, मतलब एक छोटे छोटे गाँव को अलग अलग शक्ति दे दी जाए, वो अपना विकास करेंगे और जैसे ही एक गाँव का विकास हो जाएगा तो ऑटोमेटिक पूरे देश का जो है वो विकास हो जाएगा। और जो संविधान सभा के जो मेंबर हैं ये भी बापू की जो विचारधारा है इससे बहुत ज़्यादा सहमत थे, बहुत ज़्यादा सहमत। और जो संविधान, ये सारी चीज़ें जो हम लोगों को संविधान में ही दिखती है कि जो संविधान सभा के जो मेंबर थे ये बापू के विचारधारा से बहुत ही ज़्यादा सहमत थे। और इसी वजह से जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इसमें कई ऐसे आर्टिकल हम लोगों को मिलते हैं जो गांधीवादी विचारधारा से निर्मित है या गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं। अब वो उन्हीं जो अनुच्छेद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 40, ये अनुच्छेद 40 हम लोगों को कहता है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, ठीक है। और यही गठन किया जाएगा, जब ग्राम पंचायतों का गठन हो गया तो ग्राम पंचायतों का गठन जब हुआ तो उनके चुनाव के लिए हमें एक निर्वाचन आयोग की आवश्यकता थी। और यही राज्य निर्वाचन आयोग ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव से संबंधित चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। उम्मीद करता हूं आपको पृष्ठभूमि समझ आई होगी। हम लोग आज के लेक्चर में क्या क्या देखने वाले हैं, तो हम लोग राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं सारी चीज़ें कि राज्य निर्वाचन आयोग एक ही लेक्चर में ये जो है सारा समाप्त हो जाएगा और आप लोगों को समझ भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो MCQ देखने वाले हैं। मैंने कहा कि संविधान में गांधीवादी विचारधारा का एक बहुत ही बड़ा भाग मिलता है और जिनमें से मैंने बताया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या DPSP हम जो कहते हैं उसमें गांधीवादी विचारधाराओं के जो कुछ अनुच्छेद हैं तो वो यहाँ पर दिए गए हैं। मैंने आप लोगों के सामने ला के दे दिए। जब आप पढ़ोगे तो एक बार और देख लीजिएगा, जब संविधान पढ़ोगे तो इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि देखिए अनुच्छेद 40 में बोला गया कि ग्राम पंचायतों को स्वशासन, मतलब ग्राम पंचायतों को शक्ति देने के लिए क्या किया जाएगा, पंचायतों का गठन किया जाएगा। इसका मोटा मोटा जो मतलब है वो यही है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 43 अगर हम लोग देखें तो इन्होंने कहा कि कुटीर उद्योग, मध्यम एवं लघु उद्योगों का जो गांव है, गांव स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर मध्यम एवं लघु उद्योग मतलब ग्रामीण जो कुटीर उद्योग है उनका विकास करने के लिए सरकार हमेशा कार्य करती रहेगी, हमेशा प्रयास करती रहेगी, ये बोला अनुच्छेद 33 में। इन सभी अनुच्छेदों को गांधीवादी अनुच्छेद कहा जाता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए निम्न में से कौन से अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं या गांधीवादी विचारधारा उसमें समाहित है, ठीक है। तो ये कुछ अनुच्छेद आप लोगों को याद रखना है। यहाँ का ये टॉपिक है नहीं लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अनुच्छेद 46 जिसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति, कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गों की शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया जाएगा। ये काम किसका होगा, ये सरकार इसके लिए हमेशा प्रयास करती रहेगी। 47 में बोला गया, 47 में क्या बोला गया कि स्वास्थ्य में सुधार किया जाएगा और नशीले पेय पदार्थ मतलब जो भी है मदिरा जो है या उसको निषेध करने के लिए सरकार जो है वो काम करेगी, नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगी, ठीक है। और अनुच्छेद 48 में बोला गया गाय, बछड़े या अन्य दुधारू पशुओं का संरक्षण करेगी। ये एक मोटे मोटे तौर पर मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो क्या है, जो राज्य निर्वाचन आयोग का निर्माण ही क्यों हुआ, क्योंकि एक गांधीवादी विचारधारा थी कि पंचायतों का गठन करना है और जो शासन है या शक्ति का जो है वो विकेंद्रीकरण करना है, मतलब पंचायतों तक हमें शक्तियों को पहुंचाना है। तो इसी वजह से पंचायतों का गठन किया गया और पंचायतों के चुनाव या नगरीय निकाय के चुनावों के लिए क्या किया गया, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। ये बात समझिए, जो पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है, नगर निगम, नगर पालिका, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक अलग से पंचायती राज करके हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे पॉलिटी में, और जब पंचायती राज पढ़ेंगे इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ देखना है क्या, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ देखना है कि राज्य निर्वाचन आयोग क्या है। क्योंकि देखिए टॉपिक से भटक जाएंगे, बताने को हर अनुच्छेद में एक एक लेक्चर निकल जाएगा, लेकिन हम लोगों को टॉपिक से भटकना नहीं है। हम लोगों को पढ़ना है राज्य निर्वाचन आयोग और हमें वही देखना है अभी, क्योंकि हमें यूनिट 10 कंप्लीट करनी है। जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो पंचायती राज सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। तो भूमिका मैंने आप लोगों के सामने बना ही दी है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो मैंने कहा ही था कि गांधी जी चाहते ही थे कि हर राज्य में
जो है या हर जिले के स्तर पर पंचायतों का अलग अलग प्रकार से गठन किया जाए। और यही मैंने कहा ही था कि सब लोग गांधीवादी विचारधारा से बिल्कुल सहमत रहते थे। और इसी कारण जो है, वैसे तो पंचायतों का जो गठन है वो प्राचीन काल से ही भारत की राज्य व्यवस्था में रहा है, लेकिन आधुनिक भारत की अगर हम लोग बात करें तो पहली पंचायत कहाँ लगाई गई थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इतने क्वेश्चंस आते हैं ना भाई साहब, आप जहाँ भी देखोगे पंचायती राज से संबंधित ये क्वेश्चन आप लोगों को, इतने स्टार लगा रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है कि आधुनिक भारत मतलब भारत की पहली पंचायत, ठीक है, कहाँ लगी गई, तो आपको याद रखना है राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है। राजस्थान का नागौर जिला तो आप लोगों को याद रखना ही है। अगर उसके बाद भी अगर गांव याद रखना है तो यहाँ गांव का नाम है बगदरी गांव, ठीक है। कहाँ? राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी गांव में। देखिए, अब गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है, इसी वजह से 2 अक्टूबर को इसकी स्थापना की गई थी। पहला जो पंचायत है इसके गठन किया गया था कब, तो ये डेट आपको याद रखना है, कुछ नहीं किया जा सकता, डेट याद रखना है, मतलब याद रखना है 2 अक्टूबर 1959, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि बताइए भारत की पहली पंचायत का गठन कब किया गया था, तो भारत की पहली पंचायत 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ पर, राजस्थान के नागौर जिले में। और कहाँ पर, तो राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी गांव में, ठीक है। तो यहाँ पर आधुनिक भारत की पहली पंचायत का गठन किया गया था। और ये काम किसने किया गया था, उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये अपने हाथों से ये काम किया गया था। तो ये जो स्लाइड है वो फैक्ट से भरी हुई है, आप समझिए। इतनी बातें समझ आई? कोई बात कुछ भी अगर डाउट हो तो वो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। ये इस स्लाइड में जो इंपॉर्टेंट है, मैंने इतने सारे स्टार लगा दिए कि आप खुद इस बात की गहराई को समझिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो उस साइड है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आज जो चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है, हर तथ्य महत्वपूर्ण है और आप उसे स्किप नहीं कर सकते, ठीक। तो इसमें मैंने आपको बताया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में क्या बोला गया है। अनुच्छेद 40 में बोला गया है कि हम लोगों को जो है राज्य स्तरीय पर पंचायतों का गठन करना है, यही गठन के निर्देश दिए। और इसी को लागू करने के लिए 1993 में, ठीक है, 1993 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को लागू करके पंचायती राज संस्था मतलब पंचायतों को संवैधानिक प्रावधान दिया गया या संवैधानिक मान्यता दी गई। अब आप बोलोगे सर कहीं 1993 लिख रहे हैं, कहीं 1992 लिख रहे हैं, थोड़ा समझ नहीं आया, तो इसको समझिए। देखिए, जब कोई बिल लेकर आया जाता है, मान के चलिए कि नवंबर महीने में या दिसंबर महीने में मैं कोई बिल लेकर आया हूँ, मैंने बोला कि क्या लेकर आया हूँ मैं, 73वां 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मैं इसको लिख दे रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। इस बिल का मैंने नाम रखा 1992, लेकिन इस बिल को पास होते होते नवंबर और दिसंबर महीना निकल गया और हम लोग आ गए 1993 में, ठीक है। तो 1993 में आ गए, तो कहा जाता है कि 1993 में पास हुआ वो बिल, लेकिन जो उस बिल का नाम जो है वो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। आप यही नाम याद रखिए। और अगर बोलेंगे कि कब ये पास हुआ, तो 1993 में ये पास हुआ। तो यही चीज़ इसमें बोली गई कि अनुच्छेद 40 को लागू करने के लिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 को लागू करने के लिए भारत की संसद में 1992 में, ठीक है, 1992 में क्या लेकर आया गया, एक अधिनियम, एक बिल लेकर आया गया। और यह बिल 1993 में जब पास हुआ तो वो अधिनियम के रूप में हमारे पास आया क्या, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993। और इसके तहत जो काम हुआ वो बहुत ज़्यादा, अब इसको संवैधानिक प्रावधान दे दिया गया कि अब तो आपको करना ही है, ठीक है। तो संवैधानिक प्रावधान दे दिया, इसका मतलब जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो भी एक संवैधानिक संस्था है। ये चीज़ समझ में आई आपको? क्या फैक्ट है कि बताइए पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन अधिनियम या कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है, तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन। अभी 74वें के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। 74th और 73, ये दो संविधान संशोधन आपको याद रखना है। ये दोनों के दोनों जो है वो
बिल जो है वो एक साथ आए थे 1992 में और 1993 में ये पास हो गए थे। ये हो गया, ठीक है। पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि वही जो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पहले ही बोलकर बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं स्लाइड रीडिंग का काम कर रहा हूँ कि स्लाइड में जो चीज़ें रखी है मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। क्या है पृष्ठभूमि, मैंने बताया 1992 ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। कब, 1992 में क्या हुआ, भारत की संसद में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये कब, 1992 में लाकर क्या किया गया, स्थानीय निकाय, स्थानीय निकायों में क्या आता है, ग्राम पंचायत आती है और नगरीय निकाय, नगरीय निकाय का मतलब नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, ये तीन, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत आता है और कहा गया कि इन संविधान संशोधनों के तहत क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया किसको, ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसके साथ ही क्या हुआ, लोकतंत्र की शक्ति का विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया। मतलब जो शक्तियां है वो पंचायतों को दे दी गई कि ये आप लोगों के फंड है, आप लोगों को आपकी पंचायत के लिए जो काम करना है उसके लिए आप स्वतंत्र हो। मतलब शक्ति का क्या हो गया, विकेंद्रीकरण हो गया, ठीक है। तो ये बातें हो गई। तो ये यहाँ पर देख लीजिए 73वां और 74वें को देख लीजिए। तो पंचायत से संबंधित जो संविधान संशोधन था ये जो है वो कौन सा है, वो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। और नगरीय निकाय मतलब नगर निगम नगर पालिका से नगरीय निकाय, नगरीय निकायों से संबंधित जो संविधान संशोधन है वो 74वां संविधान संशोधन या 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 ये है, ठीक है। तो ये एक फैक्ट आपको याद रखना है। 73वां जो है ये 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो पंचायत से, और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है नगरीय निकायों से। ये सारी चीज़ें आप लोग, स्लाइड आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं कि वही सारी चीज़ें जो चीज़ मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ वही इसमें लिखी हुई है कि समय पर या निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, इसमें क्या बोला गया, अब पंचायतों के चुनाव कराने के लिए क्या, पंचायतों के चुनाव कराने के लिए एक निकाय चाहिए, एक बॉडी चाहिए, एक आयोग हमें चाहिए। तो ये बना कर दिया गया राज्य निर्वाचन आयोग, और वो राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था के रूप में हमें मिल गया। अब पढ़ना है हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हर जगह आपको मिलेगा, कितने चाहे आप क्वेश्चन, यूपीपीएससी हर जगह, इंडिया भारत के किसी भी एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप अगर देखते होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा। हम लोगों को थोड़ी सी जानकारी जानना है 73वें संविधान संशोधन के बारे में कि आखिरकार 73वें संविधान संशोधन में क्या हुआ। तो 73वें संविधान संशोधन मतलब पहले राज्य निर्वाचन आयोग या पंचायतों के बारे में संविधान में कोई बात नहीं लिखी गई थी। 73वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें एक नया भाग जोड़ा गया। क्या भाग जोड़ा गया? भाग 9, ठीक है, नवा भाग जोड़ा गया। और नवे भाग को जोड़ने के बाद नवे भाग के अंतर्गत कुछ अनुच्छेद जोड़े गए, ठीक है। अनुच्छेद 243 जोड़ा गया। कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? अनुच्छेद 243, ठीक हो क्यों? तो ठीक है, क्या देख रहे थे हम लोग? हम लोग देख रहे थे 73वें संविधान संशोधन के बारे में, ठीक है। तो 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या काम हुए? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत ये हुआ कि संविधान में नवा भाग, एक नया भाग जोड़ा गया जिसे नवे भाग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नवा भाग जोड़ा गया और उसमें अनुच्छेद 243, देखिए थोड़ा मिस्टेक है यहाँ लिखने में, तो आप यहाँ लिख लीजिए, अनुच्छेद 243 को ऐड किया गया। और अनुच्छेद 243 के तहत ही क्या किया गया? तो अनुच्छेद 243 का ही एक सब क्लॉज है जिसे 243 कहा जाता है, अनुच्छेद 243 और इस अनुच्छेद 243 के तहत एक प्रावधान किया गया और कहा गया कि अनुच्छेद 243 के तहत किसी भी राज्य में पंचायतों के चुनाव के लिए एक स्थानीय बॉडी या एक राज्य स्तर की एक बॉडी जिसे राज्य निर्वाचन आयोग कहा जाएगा, उसका गठन किया जाएगा किस अनुच्छेद के तहत? तो वह अनुच्छेद जो होगा हमारा, वो अनुच्छेद होगा 243 के। अब आप बोलोगे सर बाकी के अनुच्छेदों के बारे में क्या? तो जब भी हम लोग पंचायती राज, जब भी संविधान में पंचायती राज पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 243 के जितने भी अनुच्छेद या जितने भी सब क्लॉज होते हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग डिटेल करते हैं। लेकिन आज हम लोगों को पढ़ना है अनुच्छेद
243 के बारे में, क्योंकि हमें पढ़ना है राज्य निर्वाचन आयोग, और राज्य निर्वाचन आयोग का जो लेख है वो किस अनुच्छेद में है, तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो लेख है वो अनुच्छेद 243 में है। भाग आपसे कोई पूछे तो भाग 9, और अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए संविधान संशोधन कौन सा, तो 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, यह अधिनियम था, इसके तहत जो हुआ वो सारे काम जो हुए वो इसी के तहत हुए। तो मैंने बताया कि इसी अनुच्छेद के तहत पंचायतों के चुनाव के हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। इसके बाद की अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद की जो बातें हैं, ठीक है, इसके बाद 74वां संविधान संशोधन किया गया, और संविधान में एक नया, थोड़ी सी स्लाइड मिस हो गई है तो मैं ऐसे ही समझा देता हूं, स्लाइडों पे आप ध्यान न दीजिए। तो 74वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, 74वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया जिसे क्या बोला गया, भाग 9K या 9A। ठीक है, ये एक नया भाग जोड़ा गया, और इसके तहत क्या बोला गया, इसके तहत बोला गया कि संविधान के जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ZA, इसमें बोला गया कि नगरीय निकायों के चुनाव के लिए संविधान के अनुच्छेद 243ZA, ठीक है, इसके तहत एक राज्य स्तरीय बॉडी होगी या एक राज्य स्तरीय आयोग होगा जो काम क्या करेगा, जो काम करेगा नगरीय निकाय के चुनाव कराना, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव कराने का जो काम है वो अनुच्छेद 243ZA के तहत जिस बॉडी का गठन किया जाएगा उसके तहत चुनाव कराया जाएगा, वो चुनाव कराएगा। हालांकि अनुच्छेद 243ZA में जो लिखा है वो यही लिखा है कि अनुच्छेद 243ZA के तहत वह निकाय या राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन है वह उसी तरह होगा या वह निकाय वही होगा जो अनुच्छेद 243K के तहत पंचायतों के चुनाव के लिए जिस आयोग का गठन किया जाएगा। मतलब बात वही है कि है दोनों आयोग एक ही, लेकिन पंचायतों के लिए बात आए तो उसका गठन जो होगा वो अनुच्छेद 243K के तहत होगा, और नगरीय निकायों की बात आए तो कहा जाएगा कि जो नगरीय निकायों के चुनाव के लिए जिस निर्वाचन आयोग का जो गठन होगा वो किस अनुच्छेद के तहत होगा, तो 243ZA के तहत। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। ठीक, तो जो चीज़ें समझ नहीं आई आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ तक समझ आया 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 74वां संविधान संशोधन आप लोगों को समझ आया। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है अनुच्छेद 243K के बारे में। के बारे में भी क्यों, क्योंकि 243K में ही दिया गया है राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में प्रावधान, और 243 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है, क्या कहता है कि पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव के द्वारा करवाए जाने वाले सभी चुनावों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने का काम, और उसका जो अधीक्षण है, मतलब जो भी है उस निर्वाचन का जितना भी कार्य है वो काम कौन करेगा, निर्वाचन आयोग करेगा। उसके लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, ये बात बोली गई। क्या बोला गया 243K में, 243K सब क्लॉज 1 में बोला गया कि पंचायतों के चुनाव, नगर निगम के चुनाव या नगर पालिका या नगरीय निकायों के चुनाव के लिए एक बॉडी होगी जो जिसका काम क्या होगा, निर्वाचक नामावली तैयार कराना और बहुत ही अच्छे से या निष्पक्ष या स्वतंत्र तरीके से चुनावों को संपन्न कराना, ये उसका काम होगा। और ऐसी एक बॉडी होगी जिसको क्या बोला जाएगा, तो उसको बोला जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। 243K सब क्लॉज 1 में ये बात बोली गई। बोला गया कि इसमें एक राज्य चुनाव आयुक्त होगा, हर राज्य में अलग अलग इसकी संरचना होगी, लेकिन एक राज्य चुनाव आयुक्त होगा जो इसका अध्यक्ष होगा। क्या होगा, अध्यक्ष होगा। और इसकी नियुक्ति कौन करेगा, इसकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि जब हमने केंद्रीय निर्वाचन आयोग पढ़ा था या भारतीय निर्वाचन आयोग पढ़ा था तो उसके आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता था। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ब्लैक पेन ब्लैक कर लेते हैं। ठीक, तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके जो आयुक्त हैं, आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, नियुक्ति। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग में एक
मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो उसकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल के द्वारा, उसकी नियुक्ति की जाएगी। भाई साहब यार इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आप समझ नहीं रहे हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, आपको ऑप्शन में देगा कि बताइए राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन। इस बार का एक क्वेश्चन था, अभी मैं आपको जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ना, तब आपको प्रीलिम्स 2021 या प्रारंभिक परीक्षा 2021 में जो भी क्वेश्चन आए हैं ना निर्वाचन आयोग से, वो मैं आपको बताऊंगा, फिर आप बताना मुझे, ठीक है। तो कौन करता है, इसमें ऑप्शन रहेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य के हाईकोर्ट का जज या राष्ट्रपति, ऐसे ऑप्शन रहेंगे। उसमें से आपको कैंसिल करने में बहुत दिक्कत जाएगी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है, उस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। अगले अनुच्छेद जो है वो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के सब क्लॉज 2। अब इसमें बोला गया कि जो राज्य का जो निर्वाचन आयोग होगा और जो आयुक्त होंगे, जो भी उसमें सदस्य होंगे, उनकी सेवा शर्तें, पदावधि, कार्यकाल का जो निर्धारण है, ये निर्धारण की जो शक्तियां दी वो राज्य विधानमंडल को राज्यपाल के द्वारा, मतलब राज्यपाल द्वारा उसको निर्धारित कर दी जाएगी। और इससे संबंधित जो नियम कानून जो बनाएगा वो राज्य विधानमंडल। अब आप मुझे बताएंगे राज्य विधानमंडल में क्या क्या आता है, तो विधानसभा और विधान परिषद, इनको ये शक्ति दी गई कि आप इनसे संबंधित क्या बनाएं, नियम कानून बनाएं। लेकिन इस जो नियम कानून का निर्धारण है वो कौन करेगा, तो ये नियम कानून का निर्धारण करेगा राज्यपाल करेगा, ठीक है। आप इसको रिलेट करके भी जब आप ये पढ़ोगे तो आप ये भी सोचना कि वहां पर कहां पर भारतीय निर्वाचन आयोग में जो आयुक्त है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता था, ये आप रिकॉल करके पढ़िए, दोनों को कंपेयर करके पढ़िए कि यहाँ पर ये हो रहा है, राज्यों में ये हो रहा है, तो केंद्र में क्या होता था, ठीक है। तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और सारी चीज़ें हो जाएगी। और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको हर लेक्चर में बताता हूँ कि जब भी इनको नियुक्त कर दिया जाएगा तो कार्यकाल के द्वारा इनकी सेवा शर्तों में किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन या अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब ऐसे किसी भी प्रकार के कोई परिवर्तन नहीं किए जाएंगे जिससे कि वो आयुक्त को लाभ ना हो, मतलब हानि हो, ऐसे किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। बात आती है कि नियुक्ति किसने कर दी, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा कर दी गई, राज्यपाल के द्वारा कर दी गई नियुक्ति। तो त्याग पत्र भी किसको देगा, तो अगर कोई राज्य निर्वाचन आयोग का जो आयुक्त है, अगर वो अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो वो भी इसे राज्यपाल को ही देना होगा, ठीक है। तो नियुक्ति और राज्यपाल का जो नियुक्ति और त्यागपत्र जो है वो राज्यपाल को ही दिया जा रहा है। हटाने की प्रक्रिया देखिए, मैंने वहां कहा था, अब देखो हटाने की प्रक्रिया यहाँ है, लेकिन हमको फिर मैंने बोला कि कंपेयर करके पढ़ो कि भारतीय निर्वाचन आयोग में क्या होता था। जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की जो प्रक्रिया थी वो वही थी जो, मतलब उसको उसी तरीके से हटाया जाता था जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है, ठीक है। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया वही होगी जो सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जजों को हटाने की जो प्रक्रिया होगी, उसी प्रक्रिया से भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। ये बात वहां पर हमने बोली। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बोला गया यहाँ बोला गया कि राज्य के निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा या उसी प्रकार हटाया जाएगा जिन आधार और जिस प्रक्रिया से उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट के जज को हटाया जाता है। हाईकोर्ट के जज को हटाया जाता है, जिस तरीके से हाईकोर्ट के जज को हटाया जाता है उसी प्रक्रिया या उन्हीं आधारों पर राज्य के निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। ये हो गया 243(2), ठीक है। 243 के सब क्लॉज 2 हम लोगों ने देख ली ये सारी चीजें। और अब हम लोग बात करेंगे 243 के सब क्लॉज 3 के बारे में। तो 243 सब क्लॉज 3 में ये बात बोली गई कि देखिए यहाँ पर बोला गया कि राज्य निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त होगा। अब एक आदमी तो पूरे राज्य में चुनाव नहीं करा सकता, पंचायत के या नगरीय निकाय के चुनाव नहीं करा सकता। तो इस 243 के सब क्लॉज 3 में ये बोला गया कि जब भी चुनाव के समय जब भी जितने भी कर्मचारी की आवश्यकता होगी, ठीक है, जब भी चुनाव आयोग को या राज्य निर्वाचन आयोग को
चुनाव संपन्न कराने के लिए जितने भी कर्मचारी की आवश्यकता पड़ेगी तो राज्य मतलब राज्यपाल वो कर्मचारी उन्हें मुहैया कराएगा। मतलब राज्यपाल का काम है कि राज्यपाल आयोग को जितने कर्मचारी वो मांगे उतने कर्मचारी उपलब्ध कराएगा। ठीक है, तो 243 के सब क्लॉज 3 में बोला गया कुछ भी नहीं, कर्मचारी उपलब्ध कराने से संबंधित ये अनुच्छेद है। और कौन कर्मचारी उपलब्ध कराएगा, तो ये चीज़ याद रखना, हर जगह राज्यपाल आ रहा है, बहुत ज़्यादा डाउट होता है भाई साहब, आप समझिए इस बात को। ठीक है, इसके बाद की बात अगर हम लोग करें 243 सब क्लॉज के सब क्लॉज 4 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें बोला गया कि पंचायत के चुनाव से संबंधित जितने भी नियम कानून हैं, आप एक एक रीडिंग मार लीजिएगा, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कि पंचायत के चुनाव से संबंधित या नगरीय निकायों के चुनाव से संबंधित जितने भी नियम होंगे वो कौन बनाएगा, तो विधानमंडल मतलब विधानसभा या विधान परिषद दोनों को मिलाकर विधानमंडल को ये शक्ति दी गई कि आप लोग जो है वो पंचायत के चुनाव से संबंधित जितने भी नियम हैं वो बना सकते हैं। और सब एक दफ़ा आप ये मत याद करना, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बोलूँगा कि आपको पढ़ना ही है। ठीक है, एक दफ़ा आप वो मत पढ़ना, ये अनुच्छेद आप छोड़ देना, लेकिन ठीक है एक रीडिंग मारने में क्या ही जा रहा है, आप मार सकते हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंस है, जो प्रायोरिटी है, जो याद करने की, वो ये आपको ये अनुच्छेद तो बिल्कुल नहीं भूलना। क्या अनुच्छेद है? आर्टिकल 243O। ठीक है, इसमें ये बोला गया, क्या बोला गया? इसमें ये बोला गया कि राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में, ठीक है, चुनाव के समय या राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो भी काम किया जाएगा उसे न्यायालय में किसी भी प्रकार से चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के परिसीमन के संबंध में किसी भी प्रकार की चुनौती मतलब आप न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, ये बात बोली गई। और बात वही है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन भत्ते जो है वो संचित निधि, राज्य की संचित निधि पर भारित होगी। कोई ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट ये है कि चुनौती नहीं दी जा सकती किस अनुच्छेद के तहत, तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 243O। और के में बोला गया कि जो भी नियम कानून बनाने की शक्ति है वो राज्य विधानमंडल को दे दी गई। अब बात वही कि कार्य क्या होंगे। अब यहाँ के कार्य पढ़ रहे हैं 3 नंबर में, तो आप भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य भी याद करिए कि भारतीय निर्वाचन आयोग कौन कौन से चुनाव संपन्न कराता था, क्या क्या काम करता था। तो वही सेम काम थोड़े बहुत राज्य के स्तर पर इनके होते हैं। जैसे निर्वाचक नामावली को तैयार करना, पहला काम वहाँ भी देखते थे, यहाँ भी देखते थे। राज्यपाल से कर्मचारी उपलब्ध कराने मतलब के लिए हेतु कहना, मतलब राज्यपाल को ये कहना कि हमें चुनाव के लिए इतने कर्मचारियों की आवश्यकता है, आप हमें कर्मचारी उपलब्ध कराइए, ये एक काम है। पंचायत और नगरीय निकाय का चुनाव है, सबसे पहला काम तो ये है कि इसी उद्देश्य से इसका गठन हुआ है, तो सबसे पहला काम तो ये है पंचायत और नगरीय निकायों का चुनाव कराना। ठीक है, पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव की तिथि घोषित करना, मतलब डेट घोषित करना, इनके लिए आचार संहिता लागू करना, आचार संहिता लागू करना। ठीक है, और नामांकन पत्रों का परीक्षण कर, ठीक है, चुनाव चिन्ह आवंटित करना है। वहाँ भी हम लोग पढ़ रहे थे कि चुनाव चिन्ह आवंटित करने का काम किसका है, तो वही निर्वाचन आयोग का है। और कोई अगर नियम से अलग गतिविधि मतलब अविधिक गतिविधि, ऐसी गतिविधि जो नियम के अनुरूप नहीं है, अगर कोई ऐसी गतिविधि करता है तो उसका निर्वाचन रद्द कर देना। ये सारे काम जो है ये राज्य निर्वाचन आयोग के हैं। हो सकता है 3 नंबर में आपसे पूछ ले, हो सकता है ना भी पूछे, प्रीलिम्स में पूछ ले कि निम्न में से कौन सा काम राज्य निर्वाचन आयोग का नहीं है। पहला काम पंचायतों का चुनाव कराना, दूसरा काम नगरीय निकायों का चुनाव कराना, तीसरा काम राज्य पंचायतों के चुनाव से संबंधित निर्वाचक नामावली तैयार करना, चौथा काम विधानसभा के चुनाव कराना। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 4 ऑप्शन मैंने आप लोगों को दे दिए, बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब क्या बातें हुई अभी तक, जो भी डिस्कशन हुआ वो क्या बातें हुई, तो अभी तक जितना भी डिस्कशन हुआ उसमें यही बातें हुई कि हर राज्य में एक निर्वाचन आयोग होगा। जो भी संविधान संशोधन हुआ, संविधान और उसके तहत संवैधानिक जो प्रावधान किए गए पंचायत से रिलेटेड, और उन्हीं पंचायतों के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया और बोला गया कि प्रत्येक राज्य में पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा। और उसी तरह जैसे ही ये संवैधानिक प्रावधान किया गया तो सौभाग्य से मध्य प्रदेश में भी
एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। क्यों? क्योंकि पंचायतों का हमें गठन करना था और पंचायतों के लिए हमें चुनाव कराना था। तो हम लोग रह रहे हैं मध्य प्रदेश में, इसलिए हमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में एक ब्रीफ जानकारी या एक छोटी मोटी जितनी भी जानकारी है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, अब मैंने बोला कि संवैधानिक प्रावधान मतलब संविधान में इनका वर्णन है। मैंने बोला, क्या बोला? मैंने बोला भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 में क्या, 243 में क्या, 243 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो संविधान में इसका वर्णन किया गया है। इसका सबसे पहला मतलब क्या? सबसे पहला मतलब ये कि राज्य निर्वाचन आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। फिर निष्पक्ष रूप से चुनाव कराता है, स्वतंत्र रूप से चुनाव कराता है। तो यह एक स्वतंत्र संस्था है। यह एक स्वतंत्र क्यों है? क्योंकि इसका एक स्वतंत्र बजट होता है, इसके पास एक अपना बजट होता है। चुनाव के लिए ये अपना एक बजट होता है इसके पास, जिसके तहत वो चुनाव कराता है। ठीक है। निष्पक्ष मतलब सबको एक बराबर मानकर, किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव न करके चुनाव कराता है। तो निष्पक्ष है, निष्पक्ष संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है। ये 3 पॉइंट आप याद रखिए। यही बोला गया कि क्या है परिचय, यह एक संवैधानिक स्वतंत्र निकाय है, निष्पक्ष निकाय है, आप ऐड कर लीजिएगा। गठन कब हुआ? गठन के संबंधित जो सूचना है मध्य प्रदेश सरकार में कब दी गई, तो ये डेट आपको याद रखना है। कुछ भी नहीं कर सकता मैं आपको बोल सकता हूं कि आप याद कर लो, याद करना ना करना आपके हाथ में है। याद नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत होगा, नुकसान आपका होगा। ठीक है। तो गठन से संबंधित जो सूचना है वो कब आई? तो गठन से संबंधित जितनी भी सूचना है कि एक राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग को गठन करना है, ऐसी एक जो सूचना जो प्रकाशित हुई वो कब? 1 फरवरी 1994। और गठन कब हो गया? तो उसी के 14 दिन बाद 15 फरवरी 1994 को। कितने दिन बाद? 14 डेज। ठीक है। किसी को बोल रहे होंगे सर ये सब क्या है, 14 फरवरी को ही कर देते, लगे हाथ वैलेंटाइंस डे मना लेते हम लोग। नहीं भाई साहब, मतलब ठीक है 15 अच्छा है। तो 1 फरवरी को सूचना दे दी गई और 15 फरवरी को गठन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यार, समझिए। सीधे सीधे जब भी डेट का क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें आप फॉर्मूले नहीं लगा पाओगे, किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। मैथ्स में तो यह है कि चलो ठीक है फॉर्मूले याद है, वैल्यू आएगी, पुट करोगे आंसर आ जाएगा। यहाँ नहीं आएगा, यहाँ डेट याद नहीं है, मतलब क्वेश्चन आपका गलत होना है। तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो आपके दिमाग में छपा होना चाहिए कब, लिखिए कमेंट बॉक्स में 15 फरवरी 1994। इतने ज़्यादा स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसकी गहराई को आप समझिए। अगर आप लोगों को जो भी हमारा सेशन है आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इस चीज़ से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। जब भी आप लाइक करते हैं किसी वीडियो को तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग और ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए करने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, लाइक करना ना भूलें। अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग कुछ अच्छी जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं और आप लोगों को लगता है कि आपके दोस्तों को भी ये जानकारी चाहिए तो आप अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करना, इस चीज़ को ना भूलें। आप इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें। तो चलिए ये सारी बातें तो ठीक है, चलती रहेगी। मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है, मुद्दा क्या है कि आप लोगों को ये डेट याद रखनी है। कब गठन हुआ? तो 15 फरवरी 1994। और मध्य प्रदेश सौभाग्यपूर्ण, जैसे ही संवैधानिक प्रावधान, संविधान में प्रावधान किया गया कि हर राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा, तो सौभाग्यपूर्ण मध्य प्रदेश वह पहला राज्य था जिसने अपने यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग या पंचायतों का गठन किया। ठीक है। तो मध्य प्रदेश वो पहला राज्य था जहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि बताइए पहला वो कौन सा राज्य है जहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, तो वो मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की जो टैगलाइन है वो क्या है? हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। मतलब हर पंचायत, हर नगरीय निकाय, हर नगर निगम, हर नगर परिषद सब भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और आपका जो वोट है वो हमारे लिए मूल्यवान है। कभी कभी सीधे पूछ लिया जाता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की टैगलाइन क्या है? तो हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। ये हो गया कुछ फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखो
अब निर्वाचन आयोग का गठन हो गया। निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ भाई साहब? तो निर्वाचन आयोग का गठन हो गया, डेट हम लोगों ने याद कर ही ली। ट्रिक क्या है याद करने की? वैलेंटाइंस डे के एक दिन बाद, ठीक है। तो 15 Feb 1994, 15 Feb 1994 को हम लोगों ने निर्वाचन आयोग का गठन कर दिया। अब इस निर्वाचन आयोग का काम क्या था? निर्वाचन आयोग का काम था मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव करवाना। तो इस पंचायत के चुनाव से संबंधित जो अधिसूचना इस निर्वाचन आयोग ने जारी करी वो थी 15 अप्रैल 1994 को जारी करी। अब तक मध्य प्रदेश में 5 नहीं, अब 6 बार, क्योंकि अभी जस्ट चुनाव हुए हैं पंचायत के, तो ये फैक्ट आप थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा कि अब तक मध्य प्रदेश में 6 बार पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं, ठीक है। 6 बार चुनाव हो चुके हैं। प्रथम जो चुनाव आयुक्त थे हमारे मध्य प्रदेश के वो कौन थे? तो NV लोहानी, ये नाम आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथम वाले नाम आपको याद ही रखना होता है। तो इनका नाम क्या है? NB लोहानी। स्टार लगा दो सर, ठीक है, आपके कहने पे स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। क्यों? स्टार से अगर किसी की अहमियत बढ़ रही है तो लगा देते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि वो है इंपॉर्टेंट है। तो NV लोहानी मध्य प्रदेश के प्रथम चुनाव आयुक्त, ठीक है। पहले सचिव, अब सेक्रेटरीट भी होते हैं, वहाँ पे सचिव भी होते हैं, तो पहले जो सचिव थे वो थे प्रकाश चंद्र। ये फैक्ट है, कुछ समझाने लायक नहीं है, आपको रटना ही पड़ेगा। तो प्रकाश चंद्र। पहली महिला सचिव तो हम लोगों को याद रखना है विजया श्रीवास्तव, पहली महिला सचिव विजया श्रीवास्तव। और वर्तमान में दुर्ग विजय सिंह नहीं है, वर्तमान में जो सचिव है उनका नाम है JS जामोद, ठीक है। हिंदी में क्यों लिखें, इंग्लिश है जब है अपने पास, तो JS जामोद, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो सचिव है वो कौन है? तो JS जामोद। ये थोड़ा आप अपडेट कर लीजिएगा, थोड़ी, ठीक है, अपडेट करना वहाँ भूल गए, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो क्या है इसमें इंपॉर्टेंट स्लाइड ये है कि अब तक 6 बार चुनाव हुए हैं। प्रथम जो चुनाव है तो NV लोहानी, पहले जो सचिव थे वो प्रकाश चंद्र, पहली महिला सचिव विजया श्रीवास्तव, और वर्तमान में जो सचिव है उनका नाम है JS जामोद। अब देखो वही राज्य निर्वाचन आयुक्त, जो राज्य निर्वाचन आयोग है उनके कौन है बताइए? कौन कौन अभी तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं हमारे यहाँ राज्य निर्वाचन आयोग में, ठीक है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन कौन थे? तो पहले नंबर का नाम मैंने आप लोगों को बता ही दिया, कौन थे? NV लोहानी, कार्यकाल 1994 से 2000 तक था। दूसरा गोपाल शरण शुक्ल, तीसरे आदित्य विजय सिंह, अजीत राय ज्यादा, चौथे नंबर पर कौन? अजीत राय ज्यादा। फिर है परशुराम, और अभी जो है उनका नाम जो है वो बसंत प्रताप सिंह, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इन नामों को, ये 1 2 3 4, इन नामों को एक बार बस रीडिंग कर लीजिएगा कि हाँ ऐसा कोई व्यक्ति था जो मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त था, ठीक है। लेकिन जो वर्तमान में है बसंत प्रताप सिंह, इनका नाम आपको याद रखना है, और जो पहले है वो NB लोहानी। इन दोनों के नाम तो आप लोगों को ऐसे रटे होने चाहिए कि रात के 2 बजे भी अगर आप लोगों को कोई उठाए और तमाचा मार के आप लोगों से पूछे कि बताओ राज्य निर्वाचन आयोग के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे या निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो आपके मुंह से सीधे निकलना चाहिए NB लोहानी, ठीक है। इस तरीके से रटा होना चाहिए। दूसरी चीज, इन नामों से क्वेश्चन सर आप बोल रहे हैं कि इन नामों को क्यों पढ़ें, जब 2 ही इंपॉर्टेंट है तो इनको क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ये बनेंगे, 4 नाम आपको दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि बताइए निम्न में से कौन मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के आयुक्त नहीं रहे हैं। 3 नाम इसमें से मिलेगा, चौथा नाम कहीं और से कुछ पटक दिया जाएगा, और आपको जब ये नाम आपको याद रहेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ ये जो फलाने व्यक्ति है, ये लोग तो राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त थे, और ये जो चौथा बंदा है ये नहीं है। तो आप बहुत आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि इतनी सारी चीजें हैं तो आचार संहिता क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई निर्वाचन आयोग के बारे में, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के बारे में भी देख ली हम लोगों ने। तो आचार संहिता क्या होती है, मैंने आप लोगों को बताया ही था कि एक जो समूह होता है, किस चीज का? नियमों का समूह होता है, जो क्या काम कराता है? जो चुनाव संपन्न कराने में मदद करता है, या जो भी निर्वाचन आयोग है एक नियमों की सूची बना लेता है कि हमें इस नियम के हिसाब से चुनाव संपन्न कराता है। कैंडिडेट के लिए नियम निर्धारित कर दिए जाते हैं, और जो अधिकारी होते हैं उन लोगों के लिए नियम निर्धारित कर दिए जाते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं उनके लिए नियम निर्धारित कर दिए जाते हैं, और उन्हीं नियमों के अंतर्गत, उन्हीं नियमों के अनुरूप आप लोगों को चुनाव संपन्न कराना होता है निर्वाचन आयोग को। और वही एक नियमों की जो सूची होती है वही कहलाती है आचार संहिता। जो किताबी भाषा में अगर आप लोगों को देखना है तो आप देखिए, निष्पक्ष चुनाव हेतु
नियम, समन्वय से निर्मित नियम, बात वही है, मैंने बोला कि निर्वाचन आयोग के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं चुनाव संपन्न कराने के लिए वही आचार संहिता होती है। ठीक है, ये नियम कब से कब लागू होते हैं? तो चुनाव की तारीख की घोषणा अगर हो गई कि चुनाव आयोग ने आज से बोला कि आज से 1 महीने बाद चुनाव है, तो आज अगर घोषणा हो गई तो आज से आचार संहिता लागू हो जाएगी और चुनाव जिस दिन समाप्त हो जाएगा उस दिन तक आचार संहिता लागू रहेगी। ठीक है, पहली बार आचार संहिता का उपयोग कहां किया गया था? तो प्रथम बार 1960 में केरल में आचार संहिता को लागू किया गया था। कहां पर? तो पहली बार 1960 में केरल विधानसभा के चुनाव में। 1960, ये एक फैक्ट है, अच्छा फैक्ट है, याद रखिएगा। पहली बार आचार संहिता को लागू कहां किया गया था? 1960 में केरल के विधानसभा चुनाव में। फिर 1962 में लोकसभा चुनाव में से, मतलब 1962 से अभी तक लोकसभा चुनाव में आचार संहिता का इस्तेमाल किया जाता है, इस नियम कानून को यूज किया जाता है। ठीक है, तो पहली बार कहाँ? 1960 में केरल के विधानसभा चुनाव में। अब देखिए, अगर हम लोग देखेंगे अभी तो 2019 के लोकसभा चुनाव में एक ऐप गवर्नमेंट के द्वारा जारी कर दिया गया था। उस ऐप का नाम क्या था? उस ऐप का नाम था सी विजिल। बड़े बड़े मैं लिख देता हूँ, सी विजिल। ये आप लोगों को प्ले स्टोर पे मिल जाएगा या गूगल पे तो मिल ही जाना चाहिए। ठीक है, तो सी विजिल नाम का एक ऐप है। अब ये चुनाव आयोग ने इसको जारी किया और बोला कि अगर आपको कोई भी कैंडिडेट दिखता है कि वो आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो आप फोटो या वीडियो क्लिक करके इस ऐप पर भेजिए, सी विजिल ऐप पर भेजिए, और जैसे ही आप सी विजिल ऐप पर भेजेंगे उस कैंडिडेट के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो इस तरीके का कार्य सरकार के द्वारा या निर्वाचन आयोग के द्वारा अभी किया जा रहा है। तो इस ऐप को याद रखिएगा कि क्वेश्चन बनेगा कि बताइए सी विजिल ऐप का संबंध निम्न में से किस संस्था से है? तो आपको याद रखना है भारतीय निर्वाचन आयोग से है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें ईवीएम की, ठीक है, ये सभी चुनाव से संबंधित जो इंपॉर्टेंट जो डिवाइसेज है, ठीक है, जैसे ऐप हो गया, हम लोगों ने देखी कि आचार संहिता क्या होती है, अब हम लोग देख रहे हैं कि ईवीएम क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो चुनाव में उपयोग होने वाली जो चीजें हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि बताओ ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको याद रखना है ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, ये याद रखना है कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, इसका डिजाइन जो है वो 1980 में एनबी हनीफा ने किया था हैदराबाद में। ठीक है, याद रखना हो, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक रीडिंग मारने में कुछ नहीं जाता। आप याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। निर्माण किसने किसने किया? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, BEL, ये भारत सरकार की एक पब्लिक सेक्टर PSU यूनिट है। ठीक है, इसके बाद अगर BEL के साथ में मिलकर किसने काम किया? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन दो संस्थाओं ने मिलकर किसका निर्माण किया? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निर्माण किया गया। अब इसके से संबंधित जो फैक्ट है वो क्या है कि ईवीएम मशीन का सबसे पहले जो प्रयोग है, ठीक है, पहली बार जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग जो है वो 1982 में केरल की विधानसभा चुनाव में। 1960 में केरल के विधानसभा चुनाव में ही सबसे पहले क्या लगाया गया था? आचार संहिता लागू की गई थी। और 1982 में ईवीएम का भी प्रयोग सबसे पहले केरल के विधानसभा चुनाव में कब किया गया? 1982। केरल आ रहा है, मतलब केरल सबसे आगे, आप समझ रहे हैं, हर काम को सबसे पहले लागू कर रहा है। यहाँ पे आप केरल याद करिए। ठीक, उसके बाद प्रथम बार पूरे राज्य में ईवीएम का प्रयोग 1999 में गोवा विधानसभा के चुनाव में किया गया था। ठीक है, यहाँ पर जो 1982 में है वो केरल की सिर्फ और सिर्फ एक विधानसभा जिसे बोला जाता है पारूर विधानसभा, यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया था। लेकिन पूरे राज्य की विधानसभा के चुनाव पहली बार अगर कहीं ईवीएम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होती है ये पहले समझ लो यार, मैं आप लोगों को बताना भूल गया। तो अगर आप लोगों ने कभी वोट दिया होगा, आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के सभी वयस्क हैं और आप लोगों ने अपना जो वयस्क मताधिकार है इसका कभी न कभी उपयोग किया ही होगा, या अभी पंचायत के चुनाव हुए या आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं या लोकसभा के चुनाव में कभी ना कभी कर लोगे। तो जब भी आप वोट डालने जाओगे तो वहाँ पर एक मशीन बनी रहती है जिसमें चुनाव चिन्ह बने हुए होते हैं और अपने कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ होता है। आप उस बटन को दबाते हैं और वैसे ही आपका वोट चले जाता है आपके कैंडिडेट को। तो वो जो मशीन है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनी है, इसी वजह से उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन।
ठीक है। तो ये होती है मशीन, आप लोगों ने देखी होगी मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसका सबसे पहला जो है प्रयोग जो है वो केरल 1982 में केरल की पारुल विधानसभा क्षेत्र में किया गया, और पूरे राज्य में जब किया गया तो वो 1999 में पूरी विधानसभा मतलब गोवा की जितनी भी विधानसभा है हर जगह पर ईवीएम लगवा दी गई थी। ठीक है। लोकसभा चुनावों में कब इस्तेमाल किया गया, तो 2004 से अभी तक लोकसभा चुनाव जितने भी हुए हैं सभी लोकसभा चुनावों को ईवीएम पर ही करवाया गया है। अब एक चीज और आ गई, सारी चीजें तो ठीक है सर ये ईवीएम तो ठीक था, अब ये वीवीपैट क्या है। ठीक है। तो वीवीपैट क्या है, अब सबसे पहला क्वेश्चन समझेंगे कि वीवीपैट क्या है, लेकिन सबसे पहले उसका पूरा नाम समझ लो, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि वीवीपैट क्या है। तो इसका पूरा नाम जो है वो वोटर वेरीफाइएबल, ठीक है, ये वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ये नाम आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, 2-4 बार अगर आप बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है, पेपर ऑडिट ट्रायल। अभी तक ईवीएम में क्या होता था, 2 सेकंड यार पानी पी लो। देखो अभी तक ईवीएम में क्या होता था, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप वोट डाल देते थे, बस वोट आपके कैंडिडेट को चले जाता था। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें कुछ सुधार करना चाहिए, तब वीवीपैट का कॉन्सेप्ट सामने आया। और वीवीपैट के कॉन्सेप्ट के तहत ये हुआ कि जैसे ही आप अपने ईवीएम पर जैसे ही आप अपने कैंडिडेट का जो भी है चुनाव चिन्ह का बटन आप दबाते हो तो एक पर्ची निकलती है, जैसे प्रिंट, उस कैंडिडेट का नाम और जो भी सारी चीज़ें, एक पर्ची निकल कर आएगी कि आपका वोट जो है आपके कैंडिडेट सही कैंडिडेट को डला है। और वो पर्ची थोड़ी देर आपके सामने स्क्रीन पर रहेगी और थोड़ी देर बाद वो नीचे जो एक डिब्बा रखा रहेगा या एक पेटी रखी रहेगी उसमें जाकर गिर जाएगा। मतलब जो वोट आपने डाला है उसको प्रिंट रूप में, एक पर्ची के रूप में, एक पेटी में मतलब डालने की जो मतलब एक प्रिंट लेने की जो प्रक्रिया है, वही काम है वीवीपैट का। वीवीपैट क्या करता है, जो भी वोट आप डालते हो उसको पर्ची के रूप में प्रिंट कर देता है और आपको दिखाता है कि आपका वोट जो है वो सही जगह पर डाला है। जैसे ही आप देख लेते हो वो जो पर्ची है वो पेटी के अंदर चले जाती है। ठीक, तो यही है, यही वीवीपैट का फुल फॉर्म मैं आपको बता ही चुका हूँ। यही बोला गया है स्लाइड में कि तुरंत बाद एक पर्ची निकलती है जिस पर उम्मीदवार वोट दिया जाता है, उसका नाम चुनाव चिन्ह छपा होता है। ठीक है। इसका सबसे पहला प्रयोग नागालैंड के चुनाव में, ये सारे फैक्ट है कि नागालैंड में सबसे पहले इसका उपयोग किया गया था। 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव में पूरे विधानसभा के चुनाव में वीवीपैट का उपयोग किया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था। बहुत ज़्यादा फैक्ट है, आपको 2-4 बार पढ़ना ही पड़ेगा। अब परिसीमन आयोग क्या होता है, तो परिसीमन आयोग को समझ लीजिए। जो चुनाव क्षेत्र डिसाइड करने का काम जो होता है वो काम होता है परिसीमन आयोग का। इसको साधारण भाषा में अगर आप समझोगे तो साधारण भाषा में आप जिस भी क्षेत्र में रहते होंगे तो आप बोलते होंगे कि ये हमारी विधानसभा है। जैसे कि मैं रहता हूँ बैतूल में, तो वहाँ पर बैतूल विधानसभा है। तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा कि बैतूल विधानसभा में कौन कौन सा गांव आएगा, कौन कौन से क्षेत्र उस विधानसभा में आएंगे और कौन कौन से क्षेत्र उसी जिले की दूसरी विधानसभा में आएंगे। मतलब एक जिले को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बांटना, या एक जिले को या दो से अधिक जिलों को मिलाकर एक अलग संसदीय क्षेत्र में बांटने का काम जो है, अभी हम लोग राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं तो हम लोग विधानसभा की बात करते हैं कि किसी जिले को अलग अलग, मतलब उस जिले के गांव या उस जिले के जनपद या उस जिले की जो तहसीलें हैं, विकास खंड है, इन सभी को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बांटने का जो काम है वो काम कौन करता है, परिसीमन आयोग करता है। ठीक है। एक बार डिसाइड हो जाता है, उसके बाद समय समय पर उन क्षेत्रों को बदला जाता है। जैसे कि मैंने वही बोला कि कोई भी एक विधानसभा क्षेत्र है तो उसमें कौन कौन से गांव आएंगे, कौन कौन सा क्षेत्र आएगा, कितनी की जनसंख्या है, ये सारी चीज़ें जो डिसाइड करता है वो कौन करता है, परिसीमन आयोग करता है। और भारत में, ठीक है, अभी तक मध्य प्रदेश में 4 बार परिसीमन आयोग आया है। और ये कब है, भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश की, सॉरी, मध्य प्रदेश में अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग आया है 1952, 1963, 1973 और 2002 में।
ठीक है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी क्वेश्चन नहीं बनते। जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर स्टार लग चुका है, छप चुका है, तो आपको वो देखना है। एक चीज़ और ऐड करी गई, नोटा, ठीक है। तो अभी ये भी बता दूंगा कि नोटा क्या है, लेकिन उससे पहले आप देख लो कि नोटा क्या है। तो नोटा का सबसे पहले उपयोग 2009 में, भारत में पहली बार 2009 में नोटा का उपयोग किया गया था। 2011 से प्रतिवर्ष 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है, तो 2011 से। ये फैक्ट है, ये सीधे सीधे आपसे मिसलेनियस में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी 2011 से कंटिन्यू मनाया जा रहा है 25 जनवरी को। नोटा क्या है, नोटा क्या है कि मान के चलिए आपके क्षेत्र में 4 कैंडिडेट विधानसभा के चुनाव, मतलब आपके क्षेत्र में विधायक के पद या एमएलए के पद के लिए खड़े होते हैं, और चारों कैंडिडेट आपको पसंद नहीं है। आपको पता है कि ये चारों कैंडिडेट आपके लिए कुछ काम नहीं करने वाले हैं, या सब के सब नाकारा निकम्मे हैं। तो आप अपने मताधिकार का उपयोग, आपको अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए जो सरकार है उसने एक और बटन दिया। उन्होंने कहा नोटा, नोटा मतलब नॉन ऑफ द अबव, ठीक है, कि इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो नोटा का मतलब कि नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। ये बटन दबाने के लिए आप स्वतंत्र है, आप अपने मताधिकार का इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छूट आपको सरकार ने दी है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है कि आपको अगर नहीं है पसंद कोई कैंडिडेट तो आप नोटा दबाइए, तो गवर्नमेंट के पास डेटा जाता है कि कितने लोग किसी को भी नहीं पसंद करते, ठीक है, तो वो कैंडिडेट बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो ये रहा आज का लेक्चर। निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में हम लोगों ने जितनी भी स्टडी हो सकती है, जितनी भी डिटेल में स्टडी हो सकती है हम लोगों ने करी, हम लोगों ने निपटा दिया है, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। भारतीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, 2 टॉपिक हम लोगों के कंप्लीट हुए। कल के लेक्चर में हम लोग इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हो सके, मुझसे जितने भी मिले अच्छे क्वेश्चंस, मैं 25 से 30 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। लेकिन आप लोगों को उससे पहले ये सारे लेक्चर्स देखने हैं, बहुत अच्छे से रिवीजन करना है, ताकि जब मैं क्वेश्चंस करवाऊँ तो आप लोगों को वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए, आप लोगों को ऑटोमेटिक उन सभी क्वेश्चनों का आंसर मिल जाए। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ेंगे। और वही सारी चीज़ें कि अगर आप लोगों को सच में अगर लगता है कि हम लोग कुछ अच्छा डिलीवर आप लोगों के लिए कर रहे हैं, अगर हम लोग आप लोगों को कुछ अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि इन सभी चीज़ों से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। हम और अच्छा बेहतर आप लोगों के लिए करने की कोशिश करेंगे। और ये हमारे कोर्सेज़ हैं, हमारे जो ऐप पर अवेलेबल है। क्या हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2021 के लिए मेंस और 2022 के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम हम लोगों के ऐप पर अवेलेबल है। साथ ही अगर मैं बात करूं 2020 की प्री और मेंस सबकी स्क्रब का स्टडी मटेरियल है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, आप किसी बाकी सारा चीज़ आपका बहुत अच्छा है, लेकिन किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ उस सब्जेक्ट का कोर्स भी हम लोगों से ले सकते हैं। इकाई वार मतलब यूनिट वाइज हम लोगों के पास कोर्स अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी हमारे पास अवेलेबल है। सीसेट की तैयारी कराई जाती है और जल्द ही MPSI और पटवारी की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर विजिट करिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐप पर जाइए, एग्ज़ाम ओरिजिनल का ऐप डाउनलोड करिए। हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां कोर्स से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। या आप ये सारी चीज़ें नहीं चाहते तो आप सीधे इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, इस नंबर पर कॉल करिए, आपको हर जानकारी मुहैया कराई जाएगी। आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आपको आपका सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मैं तारेंद्र बेले आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।